हेलो फ्रेंड, ई लर्निंग विद अभिषेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एवं टीचिंग मेथड के 30 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो हमारे आगामी एग्जाम यूपी टेट, सी टेट, अदर स्टेट टेट एग्जाम व शिक्षक भर्ती परीक्षा हेतु उपयोगी है। इस 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें से एक ऑप्शन सही होगा। मेरे साथ साथ आपको भी इन प्रश्नों को सॉल्व करना है और लास्ट में सही उत्तर के माध्यम से मिलान करके कमेंट के माध्यम से मुझे बताना है कि आपके 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए। तो आइए दोस्तों, चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा और पसंद आने पर उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। जो मेरे स्टूडेंट वो फ्रेंड इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो लोग सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में बेल आइकन दिया होगा, उसको आप प्रेस करिएगा ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किशोरावस्था में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण क्या है? किशोरावस्था यानी आप जानते हैं कि 12 से 18 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है? किशोरावस्था कहलाती है। किसके अकॉर्डिंग? क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन पहला आपका है, किशोरावस्था में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण है। पहला है पीढ़ियों का अंतर, दूसरा है अवसरों की प्रतिकूलता, तीसरा है निराशा तथा निस्सहायता और चौथा है किशोरावस्था में स्वप्न दर्शन। तो चलिए दोस्तों, इसका उत्तर आप बताइए आप लोग कमेंट के माध्यम से। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा, ठीक है। इस तरह के प्रश्न जो आपके सामने यूपी टेट या सी टेट में आए, तो पहले आप डिसाइड करिए कि कौन से ऑप्शन आपके नहीं हो सकते हैं। जो ऑप्शन आपके नहीं होंगे उनको क्या करिए, आप पहले हटा दीजिए और उसके बाद जो आपके ऑप्शन बचते हैं उसमें सही आंसर को चूज करने की कोशिश करिए। अब जैसे यहाँ पे किशोरावस्था में द्वंद्व उभरने का कारण क्या है, ये द्वंद्व कब उभरेगा? जब परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं होगी तभी हमारे क्या होगा, द्वंद्व उभरेगा। तो यहाँ पे देखिए, किशोरावस्था में जो स्वप्न दर्शन है ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये इसकी विशेषता है। निराशा व निस्सहायता, इससे भी नहीं होगा। पीढ़ियों में अंतर, इससे भी नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे सही जवाब क्या हुआ आपका? अवसरों की प्रतिकूलता। जब अवसर आपके अनुकूल नहीं है, आपके प्रतिकूल है, तब क्या होगा? वहाँ पे किशोरावस्था में द्वंद्व उभरेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया आपका? बी हो गया दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे चलते दोस्तों। जब बच्चे को कोई नियम या सिद्धांत सिखाना हो तो अध्यापक प्रयोग करेगा। एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है शिक्षण विधियों से। जब बच्चों को कोई नियम या सिद्धांत सिखाना हो तो अध्यापक किन विधियों का प्रयोग करेगा? पहला है आपका आगमन विधि, दूसरा आपका निगमन विधि, तीसरा आपका विश्लेषण विधि और चौथा आपका कहानी कथन विधि। तो आपको बताया गया था कि नियम और सिद्धांत के लिए 2 विधियाँ हैं। कौन कौन सी विधियाँ हैं? आगमन विधि, निगमन विधि। एक में आपका पहले बताया जाता है नियम सिद्धांत और एक में क्या होता है, उदाहरण देने के बाद बताया जाता है नियम सिद्धांत। तो यानी कि 2 विधियाँ यहाँ पे आपका है ही नहीं है कन्फर्म, विश्लेषण विधि और कहानी कथन विधि। ये 2 वर्षे तो आपकी है ही नहीं है। अब बचा आपका आगमन विधि और निगमन विधि। तो नियम और सिद्धांत के लिए सबसे श्रेष्ठ आपका क्या हुआ? आगमन विधि हो गया आपका। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आगमन विधि आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों। नेक्स्ट है भूल भुलैया परीक्षण के लिए उपयुक्त आयु है, ठीक है। यहाँ पे भूल भुलैया परीक्षण के लिए उपयुक्त आयु वर्ग या आयु वर्ग क्या है? अब आप लोग के लिए आंसर यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, भूल भुलैया परीक्षण मनोविज्ञान में किस चीज़ का मेजरमेंट करता है? ठीक है, इसका उत्तर आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अब आइए इसमें सही आंसर पे आते हैं हम लोग। है ऑप्शन ए है 10 से 16 वर्ष, ऑप्शन बी 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन सी 1 से 3 वर्ष, ऑप्शन डी 5 से 10 वर्ष। तो भूल भुलैया परीक्षण किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वो आयु वर्ग क्या आपका है? 5 से 10 वर्ष सर्वाधिक उपयुक्त आयु आपका है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग इसी क्रम में। छोटी कक्षाओं में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? छोटी कक्षाओं में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पढ़ाने में उत्सुकता, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी धैर्य और दृढ़ता, ऑप्शन सी शिक्षा विधियों का ज्ञान, ऑप्शन डी मानक भाषा का ज्ञान। तो शिक्षक बनने के लिए दोस्तों स्टूडेंट ये सभी आवश्यक है। पढ़ाने के लिए उत्सुकता भी होनी चाहिए आपके अंतर्गत, धैर्य और दृढ़ता भी होनी चाहिए, शिक्षा विधियों का ज्ञान भी होना चाहिए, मानक भाषाओं का ज्ञान भी होना चाहिए। लेकिन छोटी कक्षाओं में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो धैर्य और दृढ़ता आपका है, ठीक है। ये सबसे सटीक आंसर आपका, सबसे अधिक टर्म से आपका है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे चलते दोस्तों, बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है। आप इस कथन से पूर्णतः सहमत हैं, संभवतः सहमत हैं, ऑप्शन सी असहमत है, ऑप्शन डी कुछ सीमा तक सहमत है। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा है बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है। तो आप लोग बताया गया था, क्लास में बताया भी था आप लोग को हम कि बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात नहीं होता है, वो अर्जित होता है, बाद में होता है। तो यहाँ पे आपके बाकी तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, यानी कि पूर्णतः सहमत है ये भी गलत हो गया, संभवतः सहमत है गलत है, कुछ सीमा तक सहमत गलत है, असहमत है ये सही है, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग। एक बालक को संतुलन, सुधरेपन व स्वच्छता का अनुपालन करता है। एक बालक, सॉरी यहाँ को नहीं रहेगा, एक बालक संतुलन, सुधरेपन व स्वच्छता का अनुपालन करता है, यह सूचक है। यह किस चीज़ का सूचक है? रुचि का, अवृत्ति का, प्रशंसा का या मूल्य का? तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? यहाँ पे प्रशंसा का सूचक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके यहाँ पे। आगे चलते हैं। स्वभाव और प्रकृति से छोटे बच्चे होते हैं। ऑप्शन ए डरपोक तथा संकोची, ऑप्शन बी निर्भीक तथा स्वतंत्र, ऑप्शन सी शांत तथा सक्रिय, ऑप्शन डी सक्रिय तथा जिज्ञासु। तो यहाँ पे सबसे सही जवाब क्या है आपका दोस्तों? आपका स्वभाव और प्रकृति से छोटे बच्चे क्या होते हैं? सक्रिय और जिज्ञासु होते हैं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। आगे चलते दोस्तों, अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। बहुत बेसिक क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको इसको बता सकते हैं आसानी से कि अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था किसके लिए है, किस आयु वर्ग के लिए है। ऑप्शन ए 6 से 11 वर्ष, ऑप्शन डी 9 से 14 वर्ष, ऑप्शन डी 15 से 35 वर्ष, ऑप्शन डी कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, कोई निर्धारित सीमा नहीं है, कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, छात्रों में सामाजिक चेतना का विकसित की जा सकती है। पहला है अध्यापक के भाषण से, दूसरा है उनके साथ विचार विमर्श करने से, तीसरा पसंदीदा पुस्तक पढ़ने से, चौथा समाचार पत्रिका पढ़ने से। दोस्तों यहाँ देखिए दो आंसर तो आपका एकदम साफ साफ नहीं है, कौन कौन से? अध्यापक के भाषण से और पसंदीदा पुस्तक पढ़ने से, ये दो आंसर पहले कट जाएंगे। अब आपके सामने फिर से आप जिन बच्चों को समझ में ना आए क्वेश्चन, से बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि सर सीटेट के क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े होते हैं, समझ में नहीं आते हैं, तो आप उनको 2 या 3 बार पढ़ा करिए, क्वेश्चन को भी और ऑप्शन को भी, आपको सही आंसर खुद ही मिल जाएगा उससे। जैसे छात्रों में सामाजिक चेतना विकसित की जा सकती है, ठीक है, छात्र के अंदर सामाजिक चेतना की बात को कैसे विकसित की जाएगी, ये हो रहा है अध्यापक के भाषण से। अध्यापक जब भाषण देगा छात्र क्या होगा? निष्क्रिय होगा, तो यहाँ तो होगा नहीं। पसंदीदा पुस्तक पढ़ने से, जब पुस्तक स्वयं बच्चा पढ़ेगा तो भी सामाजिक चेतना विकास उतना नहीं होगा। सही जवाब क्या होगा इसमें? अब ऑप्शन बी और डी आपको बचा है, ये दोनों आपके सही है, लेकिन सबसे सटीक आपका आंसर क्या होगा इसमें? बी, उनके साथ विचार विमर्श करने से। ठीक है, सामाजिक पत्रिका पढ़ने से भी होगा, लेकिन सबसे सटीक क्या होगा? उनके साथ विचार विमर्श करने से, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर आपके। आगे चले दोस्तों, लंबे और कठिन शब्दों का उच्चारण करवाने के लिए आप क्या करेंगे? एज ए शिक्षक लंबे और कठिन शब्द का उच्चारण बच्चा सही सही करे, शुद्ध शुद्ध करे, साफ साफ करे, उसके लिए आप क्या करेंगे? ऐसे शब्द को बार बार बुलवाएंगे, शब्द को खंड में बांट के बुलवाएंगे, मिलते जुलते उच्चारण वाले शब्द पहले बुलवाएंगे, ए और बी सही, ए और बी दोनों। तो ऑप्शन डी क्या है आपका इज करेक्ट आंसर? ए और बी दोनों। ए ऐसे शब्द बार बार बुलवाएंगे, वो शब्दों को खंड में बांट कर बुलवाएंगे, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सॉरी डी जो है, ए और बी, ये सही हो जाएगा आपका। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किसकी देन है? बहुत इजी क्वेश्चन है। कोठारी आयोग, राधाकृष्णन आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, मुदालियार आयोग। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपको। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किसकी देन है? तो कोठारी आयोग की है नहीं, राधाकृष्णन आयोग की है नहीं, मुदालियार आयोग की है नहीं, तो सही जवाब क्या होगा आपका? राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर आपका। चलिए दोस्तों, चलिए इसमें जो बाकी जो तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं, कोठारी आयोग, राधाकृष्णन आयोग, मुदालियार आयोग, ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है। राधाकृष्णन आयोग कब आया था, कोठारी आयोग कब आया था, मुदालियार आयोग कब आया था, इस सब पे प्रॉपर वीडियो बना हुआ है, मेरे प्लेलिस्ट में है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, जैसे कोठारी आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या हुआ? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी इसके अध्यक्ष थे। राधाकृष्णन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे आपके। मुदालियार आयोग के अध्यक्ष कौन थे?
लक्ष्मण स्वामी मुदालियार थे इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब अपना बेसिक क्वेश्चन भी है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करिए अपना, इसको याद रखिए। आगे चलते हैं दोस्तों इसी क्रम में। माध्यमिक छात्रों के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है, तो ऐसे बच्चे जो नकल करते हैं उनके लिए। माध्यमिक छात्रों के लिए स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली उपयुक्त है क्योंकि, ठीक है, यानी यहाँ बात हम प्राथमिक उच्च प्राथमिक नहीं करें, हम बात यहाँ पे किसी करें माध्यमिक शिक्षा की कर रहे हैं, प्राथमिक से ऊपर स्तर की बात कर रहे हैं हम लोग। के लिए स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली यानी कि अपने ही केंद्र पे उनको परीक्षा देना है, जहाँ पे पढ़ाई करते हैं वहीं पर परीक्षा भी देंगे, उपयुक्त है क्योंकि पहला ऑप्शन ए विद्यालय से दूर नहीं जाना पड़ता, ऑप्शन बी नकल में सुविधा होती है, ऑप्शन सी अपने केंद्र पर अनुशासित रहते हैं, ऑप्शन डी दूसरे परीक्षा केंद्र पर छात्र निराश हो जाते हैं। तो चलिए बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। तो बताइए दोस्तों इसमें सही जवाब क्या होगा। माध्यमिक छात्रों के लिए स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली उपयुक्त किस परिस्थिति में होगी, या कौन सा वो कारण है जिसमें माध्यमिक छात्रों के लिए स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली सबसे अधिक उपयुक्त होगी। इस चारों ऑप्शन में सबसे सटीक आंसर क्या होगा आपका। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आते हैं जो लोग जो आंसर आपके नहीं हो सकते हैं पहले। तो पहला ऑप्शन आपका है बी नकल में सुविधा होती है, ये तो आपका सरासर नहीं होगा। दूसरा अपने केंद्र पर अनुशासित रहते हैं, ये भी आपका जवाब गलत होगा। तीसरा दूसरे परीक्षा केंद्र पर छात्र निराश हो जाते हैं, ये भी गलत जवाब है। सही जवाब क्या है, विद्यालय से दूर उनको नहीं जाना पड़ता, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो ऑप्शन ए क्या है आपको यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये हो गया आपका माध्यमिक छात्रों के लिए स्वकेंद्र प्रणाली उपयुक्त क्यों है, विद्यालय से उनको दूर नहीं जाना पड़ता है, इसके लिए उपयुक्त है। अगले क्वेश्चन में चलते हम लोग हैं। व्याख्यान देते समय, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके समावेशी से कॉन्सेप्ट से पूछा हुआ है जो कि आपके डीएलएड 3rd सेमेस्टर में है, बीएड में भी आपका है समावेशी शिक्षा, तो वहाँ से पूछा गया है। व्याख्यान देते समय कोई उदंड छात्र बाधा उत्पन्न करता है तो आप क्या करेंगे एज ए शिक्षक। और व्याख्यान आप दे रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, और उस समय कोई छात्र उदंड है, वो बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो आप क्या करोगे। उसे दंड देंगे ऑप्शन ए, कक्षा से बाहर निकाल देंगे ऑप्शन बी, चुप रहने के लिए कहेंगे ऑप्शन सी, ऑप्शन डी है धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या आपका आंसर सही होगा। तो यहाँ पे आप उसको दंड देंगे, ये आपका गलत है। कक्षा से बाहर निकाल देंगे, ये भी आपका आंसर क्या है, गलत है। चुप रहने के लिए कहेंगे, ये भी आपका आंसर गलत है। और ध्यानपूर्वक उसकी बात सुनेंगे, ये आपका आंसर क्या है, सही है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, दंड देना सही बात है नहीं, कक्षा से बाहर निकालना ये भी आपकी सही बात नहीं है, चुप रहने के लिए कहना, बच्चे को आप चुप नहीं रहने कर सकते हैं क्योंकि उनकी जिज्ञासा उसको शांत होना जरूरी है, तो धैर्यपूर्वक उनकी बात को आप सुनेंगे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अध्यापक छात्रों के व्यक्तिगत विभेद को किस प्रकार सर्वोत्तम ढंग से जान सकता है। बहुत इजी क्वेश्चन आपका है। अध्यापक छात्रों के व्यक्तिगत विभेद को, व्यक्तिगत अंतर को किस तरीके से, किस प्रकार से सर्वोत्तम ढंग से जान सकता है। ऑप्शन ए निबंध लिखवाकर, ऑप्शन बी वाद विवाद प्रतियोगिता करवाकर, ऑप्शन सी परीक्षा परिणाम से, ऑप्शन डी मनोवैज्ञानिक परीक्षण से। तो यहाँ पे सबसे सही जवाब क्या होगा आपका। देखिए निबंध लिखवा के गलत, वाद विवाद प्रतियोगिता से भी नहीं है, परीक्षा परिणाम से ये भी नहीं है, तो सही जवाब क्या हुआ आपका मनोवैज्ञानिक परीक्षण से अध्यापक व्यक्तिगत विभेद को सबसे अच्छे ढंग से जान सकता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। किस विधि में अध्ययनकर्ता बच्चों या माता पिता या अध्यापक से मिलकर विविध प्रश्न पूछता है। ठीक है, ये आपके मूल्यांकन के प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। किस विधि में अध्ययनकर्ता बच्चों या माता पिता या अध्यापक से मिलकर विविध प्रश्न पूछता है। पहला साक्षात्कार विधि से, दूसरा व्यक्तिगत विधि के माध्यम से, तीसरा निरीक्षण विधि के माध्यम से, और चौथा प्रयोगात्मक विधि के माध्यम से। तो निम्नलिखित में से किन विधियों के माध्यम से जो अध्ययन करता रहेगा वो बच्चों से या उनके माता पिता से या अध्यापक से मिलकर विविध प्रश्न पूछता है। तो चलिए दोस्तों बताइए आप लोग इसमें, बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा इसमें। देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, साक्षात्कार विधि, यानी कि ये जो आपका मेथड होगा ये सबसे सटीक मेथड होगा आपका। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर आपका इसमें हो गया।
किस परीक्षण में विश्वसनीयता अधिक होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस परीक्षण में विश्वसनीयता अधिक होती है? ये भी आपका है ऑप्शन ए निबंधात्मक परीक्षण, ऑप्शन बी संक्षिप्त प्रश्न परीक्षण, ऑप्शन सी वस्तुनिष्ठ परीक्षण, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आपका, देखिए निबंधात्मक परीक्षण विश्वसनीयता अधिक होती नहीं है, संक्षिप्त प्रश्न परीक्षण में भी नहीं, वस्तुनिष्ठ परीक्षण आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही जवाब ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार शिक्षा का किस प्रकार का साधन है? ऑप्शन है आपके सामने औपचारिक साधन, अनौपचारिक साधन, औपचारिकेतर साधन, इनमें से कोई नहीं। तो परिवार शिक्षा का किस प्रकार साधन है? तो आपको बताया गया था परिवार जो है वो अनौपचारिक साधन है, औपचारिक है नहीं, औपचारिकेतर है नहीं। तो क्या हो गया आपका? अनौपचारिक साधन हो जाएगा। तो 17 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है। ठीक है, क्वेश्चन है बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा कैसे दी जा सकती है? ये पूछा जा रहा है आपका। ऑप्शन ए पाठ्यक्रम द्वारा, ऑप्शन बी आपका है विद्यालय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के द्वारा, ऑप्शन सी है अनुशासन प्रक्रिया द्वारा, ऑप्शन डी है कक्षा शिक्षण द्वारा। तो सामाजिक व्यवहार की बात हो रही है, सामाजिक व्यवहार की शिक्षा कैसे प्रदान करोगे? यानी कि हम विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं, ओके। तो विद्यालय में सामाजिक और सांस्कृतिक सामाजिक व्यवहार की शिक्षा कैसे प्रदान करेंगे? तो यहाँ पे जो आपका सटीक आंसर, सबसे सफिशिएंट आंसर जिसको आप कहेंगे वो ऑप्शन बी आपका है, विद्यालय में सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से आप सामाजिक व्यवहार की शिक्षा प्रदान कर सकते हो। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिक्षा एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है। ठीक है, शिक्षा एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, बताया गया था आप लोग को एजुकेशन की परिभाषा में, शिक्षा की परिभाषा में। आपको कमेंट करके बताना है कि ये परिभाषा किसने दिया था। शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया आपका है। चलिए, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया इसमें क्या क्या शामिल है ये पूछा गया है। ऑप्शन ए छात्र शिक्षक समावेशी परिवेश, ऑप्शन बी छात्र शिक्षक और पाठशाला, ऑप्शन सी छात्र शिक्षक और ज्ञानार्जन, ऑप्शन डी छात्र शिक्षक और ज्ञान। ठीक है, ये चार ऑप्शन हो गया आपके सामने। तो आपको बताया गया था कि शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। यह परिभाषा किसने दिया था? जॉन डीवी ने दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था क्या चीज़ होगा। पहला चीज़ होगा आपका छात्र, दूसरा होगा शिक्षक और तीसरा क्या हो जाएगा उसका पाठ्यचर्या हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो उसके सिमिलर क्या हो जाएगा आपका सामाजिक परिवेश जो हो जाएगा, यहाँ पे सबसे सफिशिएंट आंसर होगा आपका। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते दोस्तों लोग। अध्यापक छात्रों में सामाजिक और नैतिक मूल्य संप्रेषण कर सकता है। ठीक है, अध्यापक छात्रों में सामाजिक और नैतिक मूल्यों का संप्रेषण कैसे करेगा आप? ठीक है, ऑप्शन ए मूल्यों पर भाषण देकर, ऑप्शन बी दृश्य श्रव्य कार्यक्रम दिखाकर, ऑप्शन सी पाठ्य सरगामी क्रियाओं की अधिकता से, और ऑप्शन डी क्या है धार्मिक बातें बताकर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अध्यापक छात्रों में सामाजिक और नैतिक मूल्यों का संप्रेषण कैसे करेगा? इन चारों ऑप्शन में देखिए, पहला है मूल्यों पर भाषण देना। तो वहाँ पे क्या होगा, जो आपके छात्र होंगे वो निष्क्रिय रहेंगे, शिक्षक ही सक्रिय रहेगा उसमें। श्रव्य दृश्य कार्यक्रम दिखाकर, नेक्स्ट पाठ्य सरगामी क्रियाओं की अधिकता से, और धार्मिक बातें बताकर। धार्मिक बातें बताते से भी उतना सफिशियंट नहीं होगा आपका। तो ऑप्शन बी और सी यहाँ पे सफिशियंट है, सही है। ए और डी आपको उतने सही नहीं है, तो ए और डी आपके यहाँ पे आप गलत हो जाएंगे। और बचा आपका बी और सी। फिर आप क्वेश्चन पढ़ो अगेन, अध्यापक छात्रों में सामाजिक और नैतिक मूल्यों का संप्रेषण कर सकता है किसके माध्यम से? श्रव्य कार्यक्रम दिखाकर या पाठ सरगामी क्रियाओं की अधिकता से। तो यहाँ समाज और नैतिक मूल्य की बात हो रही है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पाठ सरगामी क्रियाओं की अधिकता से वह कार्य कर सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सामाजिक और नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की सबसे प्राचीनतम विधि कौन सी है? तो बहिदर्शन विधि, प्रश्नावली विधि, व्यक्ति इतिहास विधि, प्रयोगात्मक विधि,
अब सबको पता है कि सबसे पुरानी विधि कौन सी है, भाई दर्शन विधि। ऑप्शन ए इज द करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। बाल्यावस्था में बच्चा सबसे अधिक रुचि किस में लेता है? ठीक है, बाल्यावस्था यानी विकास की दूसरी अवस्था जो होती है, शैशवावस्था के बाद जो आएगी वो क्या कहलाएगी, बाल्यावस्था कहलाएगी। बाल्यावस्था को लोग शैशवावस्था और किशोरावस्था के बीच की कड़ी मानते हैं। तो बाल्यावस्था जो होगा हमारा वो कितने वर्ष से कितने वर्ष होगा, 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की अवस्था बाल्यावस्था कहलाएगी। बाल्यावस्था में बच्चा किस में सबसे अधिक रुचि लेता है? ऑप्शन ए लेख, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी निबंध, ऑप्शन डी नाटक। तो यहाँ पे सबसे सफिशिएंट जवाब आपका कहानी है, ऑप्शन बी। द बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, ज्ञानात्मक विकास के साथ निम्न में से किसका नाम जुड़ा है? ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, ज्ञानात्मक विकास के साथ निम्न में से किसका नाम जुड़ा है, यानी ज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए पेस्टोलॉजी, ऑप्शन बी मिलर, ऑप्शन सी पियाजे, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ज्ञानात्मक विकास यानी आप इसको कह सकते हो संज्ञानात्मक विकास, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, जीन पियाजे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? स्वादिष्ट, ऑप्शन ए स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार आना, ये अधिगम को परिभाषित करता है। ऑप्शन बी चढ़ना भागना फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में, 3 से 5 के वर्ष की अवस्था में चढ़ना भागना फेंकना सब होगा। नेक्स्ट है ऑप्शन सी हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो अधिगम को प्रभावित करता है, देखिए स्वादिष्ट भोजन को देख के मुंह में लार आना, यह आपकी स्वाभाविक प्रक्रिया है, जन्मजात प्रक्रिया आपका है। जैसे आप लोग एक्सपेरिमेंट में देखा था जिसमें वो कुत्ते के मुंह से लार खाना भोजन को देखकर, ये सभी स्वाभाविक प्रक्रिया है। बिजली देखकर, बिजली का कड़क सुन के आँख या बिजली की चमक देख के आँख का बंद हो जाना। ठीक है, तो इसमें दूसरा आपका है चढ़ना भागना। 3 से 5 वर्ष की अवस्था में तो बच्चे क्या होते हैं, कोई सामान को पकड़ते हैं, चूसते हैं, फेंकते हैं, भागते हैं, चढ़ते हैं, पकड़ते हैं, तो ये सभी उनका क्रिया है। तीसरा है हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, ये यहाँ पे अधिगम को प्रदर्शित कर रहा है कि बच्चा जब सीखेगा तभी वो क्या करेगा, दूसरे का अभिवादन करेगा, वो दूसरे का रिस्पेक्ट करेगा, दूसरे की इज्जत करेगा। जब तक उसको अधिगम होगा तभी, जब तक अधिगम नहीं होगा तब तक वो कार्य नहीं करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो 24 का सही जवाब क्या हुआ, ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी क्रो एंड क्रो, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी मिलर। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो गया आपका, ऑप्शन ए, स्किनर ने कहा था मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ठीक है, ओके दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग इसी क्रम में। छोटे बच्चों को शिक्षा देना जरूरी है परंतु उनके ऊपर किसी प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है। ठीक है, छोटे बच्चे को शिक्षा देना तो जरूरी है परंतु उनके ऊपर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है? लिखने का बोझ, पढ़ने का बोझ, ऑप्शन सी गृह कार्य का बोझ, ऑप्शन डी विद्यालय जाने का बोझ। देखिए शिक्षा देंगे तो हाँ लिखना होगा, पढ़ना होगा, विद्यालय जाना होगा, लेकिन ऑप्शन जो सी आपका है जो है कि विद्यालय जाने का बोझ, सॉरी गृह कार्य का बोझ, ऑप्शन सी जो है वो आपका सफिशिएंट आंसर नहीं है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो आपका, क्योंकि इसमें पूछा अपेक्षित नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका अपेक्षित नहीं है, गृह कार्य का बोझ। आगे चलते हैं हम लोग। प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है, ऑप्शन ए श्रोता के स्तर को जानकर, ऑप्शन बी उचित शब्द प्रयोग से, ऑप्शन सी अपने आपके विस्तृत ज्ञान से, ऑप्शन डी जोर से बोलकर। प्रभावी संप्रेषण कब संभव होगा? ठीक है, बात यहाँ कम्युनिकेशन की हो रही है, संप्रेषण की बात हो रही है। देखिए यहाँ पे जो है सबके नहीं हो सकते हैं, जोर से बोलना ये कोई सही बात नहीं है आपका। ठीक है, आपके विस्तृत ज्ञान से ये सही है, आपके उचित शब्द के प्रयोग से ये भी सही है, श्रोता के स्तर को जान के, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन तीनों ऑप्शन में जो आपका सबसे सफिशिएंट आंसर है वो श्रोता के स्तर को जानेंगे तभी आपका वो अच्छा होगा आपका। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है जब तक कि आप श्रोता के स्तर को जानेंगे नहीं कि उसका स्तर कितना है, वो कहाँ तक की बातों को सुन सकता है, समझ सकता है, तभी आपको क्या होगा, वो सही होगा। आगे चलते हम लोग हैं, नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होता है, ऑप्शन 28 है क्वेश्चन नंबर, कि नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए। पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए स्कूल के ऊपर, ऑप्शन बी समाज के ऊपर,
ऑप्शन सी अभिभावक के ऊपर, ऑप्शन डी धर्मगुरु के ऊपर। ठीक है, देखिए नैतिक शिक्षा, मॉरल डेवलपमेंट, मॉरल एजुकेशन की बात हो रही है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली सभी से मिलता है, स्कूल से भी, समाज से भी, अभिभावक से भी, लेकिन सबसे अधिक इसमें योगदान किसका होता है, वो स्कूल का होता है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए स्कूल। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों, विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है छात्रों को, ऑप्शन ए छात्राओं को किसी कार्य में लगाना, ऑप्शन बी शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाना, ऑप्शन सी प्रतियोगी खेलों के लिए तैयार करना, ऑप्शन डी बालक का समग्र विकास करना। तो सिंपल सा है, खेल का उद्देश्य क्या है, किसी भी छात्र छात्रा का, बालक का क्या करना है, हमको सर्वांगीण विकास करना है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आते हैं दोस्तों इस प्रश्न की अंतिम श्रृंखला पे। चलिए, विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, सीखने के, ऑप्शन ए सीखने के अवसर मिलेंगे, ऑप्शन बी व्यक्तित्व का विकास होगा, ऑप्शन सी आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है। ठीक है, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी कि विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए, क्योंकि इससे ऑप्शन ए सीखने का अवसर मिलता है, सही जवाब। ऑप्शन बी व्यक्तित्व का विकास होता है, ये भी आपका सफिशिएंट आंसर है, सही जवाब है। ऑप्शन सी आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है, ये भी आपका सही जवाब है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ये सभी, ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपका ये डी ऑप्शन है इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो अधिक से अधिक मात्रा में इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जो भी स्टूडेंट, जो भी मेरे दोस्त इस वीडियो को, इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ उसके बेल आइकन को भी प्रेस करिए, ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ शुक्रिया।